गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग जी। शुभ संध्या उपांग जी। कोनिचिवा। ऑलराइट सर। तो सर जून का करंट अफेयर्स हम कर रहे थे, लास्ट क्लास तक 39 क्वेश्चंस हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब देखो साउंड आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार इसको फिर से क्लोज करके फिर से लिंक को ओपन करिए। तो पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लें, फिर आज के नए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, which of the two schemes witnessed the increment in premiums for the first time in 7 years? Which of the two schemes witnessed the increment in premiums for the first time in 7 years? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सर सी, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये दोनों स्कीम्स। अगला क्वेश्चन ये बताइए, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्याचस प्रकल्प? मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्याचस प्रकल्प, विच स्टेट लॉन्च? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज योर त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और बताइएगा अगला क्वेश्चन ये, नहीं ये छोड़ो, ये तो बता ही देता। ये बताओ, UN approves Turkey's request to change its name as which of the following? अभी टर्की अपना नाम बदल रहा है तो क्या रख रहा है? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज तुर्की है। ठीक है, तुर्की बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज तुर्की है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22, which country was the top export destination for the textile products of the country? ये लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग। लास्ट समय जो क्लास ये फ्राइडे को हुई थी तो उसमें हमने ये सब डिस्कस किया था टिल क्वेश्चन 39। तो ये करेक्ट आंसर इज सर यूएसए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक द इंडिया स्टोरी? तो करेक्ट आंसर था आपका, सॉरी, बिमल जालान। ठीक है, ऑल राइट सर। ठीक है, तो ये टिल क्वेश्चन नंबर 39 हमारी कहानी आ चुकी थी। इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिलाल, बिलाल नहीं सर, बिमल जालान। ठीक है, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ग्लोबिस 2022 forum is hosted by which country? Austria, Hungary, Slovakia and Spain. ग्लोबसेक फोरम इज होस्टेड बाय विच कंट्री? ऑस्ट्रिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, स्पेन। बताइए सर।
क्या बताएंगे सर? गुड इवनिंग आत्मा जी। वेल इसमें तुक्के दबा के चल रहे हैं। चलो भैया करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया। ये सर जो फोरम है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे अभी यूक्रेन इशू चल रहा है, ये सारे मुद्दे आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने एक स्पीच बहुत फेमस हुआ था, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनका एक स्पीच बहुत फेमस हुआ था। आपने देखा होगा छोटी छोटी रील्स बन के बहुत ज्यादा उसको वायरल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत तगड़े तगड़े जवाब दिए हैं मीडिया को। तो वो आपका यही वाला फॉरम था। ठीक है, ग्लोबसेक 2022 फॉरम, इसी में उन्होंने काफी अच्छे अच्छे जवाब दिए मीडिया को। यूरोप की हकीकत दिखाई एक तरीके से। जो यूरोप का जो डबल फेस है, या कह सकते हो उनका जो दोगलापन है हिंदी में कहें तो उसको उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि यूरोप चाहता है कि उसकी जो परेशानी है वो पूरी दुनिया की परेशानी हो, लेकिन बाकी दुनिया में जो परेशानी है उससे यूरोप को कोई मतलब नहीं है। यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि यूक्रेन के साथ हम तेल खरीद रहे हैं। ठीक है, अब वो अपनी बात नहीं करेंगे कि वो कितना खरीद रहे हैं। हाँ, बात ही एक एक्सीलेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तभी जो उनकी रील वगैरह जो बहुत वायरल हुई थी, इसी पे बेस्ड थी। और साफ उन्होंने कहा कि देखो वहां पर जो किलिंग्स हो रही हैं उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। और इंडिया ऐसा मत समझना कि आप दो कैंप बना दोगे, एक वेस्ट होगा दूसरी साइड रशिया चाइना होगा। हम इस कैंप में नहीं फंसने वाले। हमें दोनों के साथ रिलेशनशिप अपनी स्ट्रॉन्ग मजबूत करके चलनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने किस में बोली थी? ग्लोबसेक 2022 फोरम में बोली थी। इसी वजह से ये न्यूज में था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी ये मीटिंग कहाँ होस्ट हुई थी? स्लोवाकिया में हुई थी। एक बार स्लोवाकिया आप देख लो, स्लोवाकिया पड़ता कहाँ पर है? ये जो यूरोप है, इधर तो अपना ये यूक्रेन आ गया, रोमानिया आ गया, फिर ये देखोगे बल्गेरिया है। ठीक है, ये सब इधर आपका ये बाल्कन कंट्रीज हैं। तो बाल्कन कंट्रीज में ये क्रोशिया है, ये स्लोवेनिया है। ठीक है, फिर इधर से आगे बढ़ोगे स्लोवेनिया, फिर इधर एक है ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल याद रखना ब्रातिस्लावा। ठीक है, क्या है सर? ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल। फिर इधर आ जाओ चेक रिपब्लिक, फिर इधर जर्मनी, और ये पोलैंड। ठीक है सर, तो ये सारी आपकी कौन सी कंट्रीज हैं? आपकी यूरोप की कंट्रीज हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? अब ये देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन एज इट आएगा तो एज इट इज आएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आना होगा तो सर एज इट इज उठ के आ जाएगा ये। बताइए सर क्या आंसर होना चाहिए इसका? ओके, तो बी ऑप्शन की तरफ लोग जा रहे हैं। ठीक है, साजन जी कह रहे हैं प्याली बसक, बाकी लोग? ओके, तो मेजोरिटी आज बहुमत क्या है? मेजोरिटी बी के साथ है। और आज बहुमत का आंसर है गलत। हमेशा बहुमत सही नहीं होती है। इस बार करेक्ट आंसर इज डी, पियाली बसक। ठीक है, तो बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू स्किल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सपोर्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आएगा तो एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरह से बन के आएगा, और आपको यही आंसर याद रखना है। इसमें कोई हेर फेर आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, recently which Indian Navy ships were decommissioned after rendering 32 years of glorious service to India?
तो जो शिप्स नए इंडक्ट हुए हैं और जो रिटायर हो रहे हैं दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी नए इंडक्ट हो रहे हैं और जो भी रिटायर हो रहे हैं दोनों से ही सवाल बन सकते हैं। पहले तो इसका आंसर दीजिए। तलवार। वेल, करेक्ट आंसर इज निशांक एंड अक्षय, ठीक है। करेक्ट आंसर इज निशांक एंड अक्षय। तो अभी ये दोनों जो शिप थे इनको हमने क्या कर दिया, डीकमीशन कर दिया। तो जो निशांक का था वो आपका 12 सितंबर 1989 में आया था, और अक्षय जो था वो 10 दिसंबर 1990 में आया था, ठीक है। कई सारे ऑपरेशन करके आ चुके हैं, जैसे ऑपरेशन तलवार ड्यूरिंग द कारगिल वार एंड ऑपरेशन पराक्रम इन 2001। तो ये सारे ऑपरेशन ये करके आ चुके हैं। तो नाम ध्यान रखना सर, निशांक एंड अक्षय। तो जो भी आपके शिप्स इंडक्ट हो रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं तो दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स के नाम पे सिंपली आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु वॉन द 14th फ्रेंच ओपन? रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्काराज। बताइए सर, हु वॉन द 14th फ्रेंच ओपन? ये अक्षय कुमार की बात नहीं हो रही यहाँ पे। 14th फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो सिंपल इनके विनर के नाम आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन, जो भी इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आपके नाम उठ के दिखेंगे। तो 14 फ्रेंच ओपन किसने जीता है सर? नोवाक जोकोविक, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, नोवाक, सॉरी सॉरी सॉरी, नोवाक जोकोविक नहीं है। 14th फ्रेंच ओपन जीतने वाले जो आपके व्यक्ति हैं दैट इज राफेल नडाल, ठीक है सर। राफेल नडाल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं बताइए? राफेल नडाल आपका कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्ट्स विच एक्सरसाइज एट जशोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश? मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में कौन सी एक्सरसाइज करवाई गई थी, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन इज अ नॉर्मल थिंग टू आस्क। बताइए सर। हाँ जी, तीन ही लोगों के आंसर अभी दिखा रहा, बाकी लोग बताइए। ओके, करेक्ट आंसर इज संप्रीति, ठीक है। तो संप्रीति इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इतना याद है काफी, मोर देन एनफ, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स में लिखना हो इतना याद लिख देना बस। इंडिया प्लस बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है सर उसका? संप्रीति, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? तो इंडिया बांग्लादेश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है सर उसका नाम क्या है? संप्रीति। क्वेश्चन नंबर 45, लाइफ मूवमेंट
recently seen in news is associated with which of the following? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ अभी सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से बताइए। लाइफ मूवमेंट recently seen in news is associated with which of the following? Health and nutrition, climate change, poverty alleviation, sustainable development. हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। तो लाइफ मूवमेंट अभी कॉप 26 हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसमें बातें डिस्कस हुई थी, ठीक है। तो लाइफ मूवमेंट बेसिकली ये इंडिया की तरफ से एक आइडिया प्रपोज था। अभी हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनकी एक मीटिंग होती है कॉप 1 कॉप 2, तो इस बार 26 मीटिंग थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको कहते हैं कॉप 26। कॉप 26, ठीक है। तो कॉप 26 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव दिया, किसका इनिशिएटिव? लाइफ मूवमेंट का। यानी इसमें पर्पस ये था कि ऐसा लाइफ स्टाइल आप जियो जो एनवायरनमेंट से सिंक्रोनाइज हो, जिससे प्लैनेट को नुकसान ना पहुंचे। जैसे आप इवन छोटी छोटी चीजें भी देख लो, स्ट्रॉ, आप कौन सा स्ट्रॉ यूज करो? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का। आप प्लास्टिक के स्ट्रॉ को बॉयकॉट करो, ठीक है। तो ऐसी चीजें यूज मत करो, या ऐसा काम मत करो जो आपको किसको नुकसान दे? एनवायरनमेंट को नुकसान दे। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आपको डेवलप करनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? इंडिया ने। तो इसको कहते हैं हम लाइफ मूवमेंट। कब दिया गया था सर? ये कॉप 26 में। अब चलो ठीक है, इतना हम समझ गए। लाइफ मूवमेंट की बात हमने किस में करी थी? कॉप 26 में करी थी। और भी बात करी थी, जैसे 5 नेक्टर एलिमेंट्स, पंचामृत, इनकी बात करी थी भारत सरकार ने। 5, है ना, 5 हमारे गोल्स बताए थे। फिर इसके अलावा वन वन सन, वन वर्ड, वन ग्रिड, ये पॉलिसी की बात कही थी। तो बहुत सारी बातें कॉप 26 में हम करके आए थे। लेकिन आज हम इससे बेसिक बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बेसिक बात ये करेंगे कि सर ये आपका कंसेप्ट है क्या? कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, कॉप 4, ये है क्या? तो देखो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर बिल्कुल बेसिक से बात करूं, तो एक बेसिक तो आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इन 1972। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जहां पर आप क्लाइमेट के रिलेटेड बातें कर रहे थे। फिर बीच में थोड़ी बहुत कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस निकल के आती, अच्छा, 1972 कॉन्फ्रेंस का ही नतीजा था कि आपको क्या देखने को मिला था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये बॉडी बनी थी। इसी तरह से 1992 में एक समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, उसको कहते हैं 1992 अर्थ समिट। तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था एक बॉडी का क्रिएशन, दैट इज नोन एज UNFCCC, ठीक है। तो रियो और समिट आपका 1992 में होता है, उसमें कई बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। उसमें एक था आपका फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC, ठीक है। तो ये कब बना? आपका 1994 में बना, 1994 में बना। और इसका काम क्या है? इसकी पहले फुल फॉर्म समझ लो आप, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका पर्पस ये था कि सर जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है, उसको हम क्या करें? कंट्रोल करें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने से रोकें। ये काम किसका बनाया गया? UNFCCC। तो रियो कन्वेंशन से ही आपका जो 1992 में रियो अर्थ समिट था, उसी से ये UNFCCC निकल के आया। और भी रियो अर्थ समिट में बातें हुई थी, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसको तो कभी और हम पढ़ेंगे, अभी हम सर डिस्कस करने जा रहे हैं UNFCCC। तो आपने क्या करा है? कन्वेंशन बनाया, अपने फ्रेमवर्क बनाया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो उसमें कई कंट्रीज ने इस कंसेप्ट को ज्वाइन किया, 197 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया, ठीक है। फिर उसके अलावा ये बेसिक है कि 1972 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, 1992 में ये आपका बना।
फिर जो कंट्रीज जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में साइन किया, ठीक है, जो इसकी सिग्नेटरीज बनी, वो क्या कहलाने लगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो उनकी कुछ कैटेगरीज बनाई गई, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स बी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, नॉन एनेक्स 1, ठीक है। ये कैटेगरीज किनकी बनाई गई, जो कंट्रीज जिन्होंने यूएनएफ ट्रिपल सी को साइन किया था, जिन्होंने यूएनएफ ट्रिपल सी को ज्वाइन किया था। एनेक्स 1 में आपकी डेवलप्ड कंट्रीज आ गई, ठीक है। एनेक्स 2 में वो कंट्रीज हैं जो क्या प्रोवाइड करेंगी, टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, किनको, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। उसके अलावा एक कैटेगरी बनी लीस्ट डेवलप कंट्रीज की, और नॉन एनेक्स 1 में ऐसी कंट्रीज जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हो, ठीक है। और एनेक्स बी, और ये बाद में जाके बना था, एनेक्स बी में वो कंट्रीज आएंगी जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को भी साइन किया था, ठीक है। इसी यूएनएफ ट्रिपल सी में कई सारी मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग में ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था। तो ऐसी कंट्रीज यूएनएफ ट्रिपल सी के मेंबर्स जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, वो आ गई थी आपका एनेक्स बी में, ठीक है। बाकी और कैटेगराइजेशन क्या थे आपके, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एलडीसीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, और एनेक्स, नॉन एनेक्स 1, ठीक है। तो ये पार्टीज की कैटेगरीज और ये उनके मीनिंग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले बताइए। तो अभी तो हमने ये डिस्कस करा, एक बॉडी बनी यूएनएफ ट्रिपल सी, उनकी कुछ कंट्रीज जिन्होंने उसको ज्वाइन किया, तो उनको इस तरह से कैटेगराइज करके रख दिया गया। देखो, प्लास्टिक कंट्रोल करने से मतलब है हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक कंट्रोल करना, मतलब ऐसा प्लास्टिक जो जिसको आप रिसाइकिल ना कर पाओ, जो बहुत थिन प्लास्टिक होता है। बाकी प्लास्टिक यूज करने से दिक्कत नहीं है अगर आप उसे रिसाइकिल कर पा रहे हैं। तो अब सरकार सिर्फ प्लास्टिक को रोकने पे नहीं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने पे भी ध्यान दे रही है, ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट। ऑल राइट, तो इस तरह से यूएनएफ ट्रिपल सी ने कंट्रीज को कैटेगराइज किया, सब आपको पीडीएफ नोट में मिल जाएगा। फिर इनकी क्या हुई, मीटिंग हुई, ये 1995, ठीक है। तो 1994 में आपका यूएनएफ ट्रिपल सी बनता है, फिर इसके बाद इनकी मीटिंग से स्टार्ट हुई 1995 से। तो 1995 में आप देखेंगे कॉप 1 यूएनएफ ट्रिपल सी कब और कहां पर हो रहा है सर, बर्लिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी पहली मीटिंग कहां पर हुई ये तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना कॉप 1 कहां पर हुआ था सर, बर्लिन में हुआ था। फिर उसके बाद हर साल एक एक कॉन्फ्रेंस होते गई अलग अलग शहरों में। जैसे 1997 में आपको देखिए कोप 3, और इसको कहते हैं क्योटो, ये क्योटो में हुई थी। यहाँ पर आपको एक और नया साइन करने को मिल जाएगा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। एक नया एग्रीमेंट साइन हो गया, दैट इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल आप देख सकते हो कॉप 3 से आया था। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन से बात करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो, ये याद रखना, इंडिया में पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कॉप 8। तो इंडिया में पहली बार कौन सी हुई थी सर, कॉप 8 हुई थी न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद जो अभी तक की लेटेस्ट है वो है कॉप 26, कहाँ पर हुई है, ग्लासगो में, ठीक है सर। तो ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस और पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी। बताइए सर, यहाँ तक कोई डाउट है। तो ये सारी वो कंट्रीज है जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कुछ करीब 197 मेंबर्स हैं। हाँ जी सर, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ें।
ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सर बिल्कुल बेसिक अभी तक हम क्या बोलते हुए आए हैं, हम सिर्फ इतना बोलते आए हैं कि 1992 में आपकी एक समिट होती है, रियो अर्थ समिट, ठीक है। उसमें डिसाइड होता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम एक बॉडी बनाएंगे, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इस UNFCCC के बनने के बाद हर साल एक बार मीटिंग होने लगी ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करने के लिए। जो पहली मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन, यानी COP1 कहने लगे, दूसरी को COP2, टिल ये कब तक चलती है सर, COP26, ठीक है। COP26 अभी तक की लेटेस्ट है, लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के महीने हुई थी इन ग्लासगो, ठीक है। ये अभी तक की लेटेस्ट है। UNFCCC कब बन गया, 1994 में। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये जानकारी याद रखिएगा, इसी को आगे फिर हम और रिलेट करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान रखने की कोशिश करेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वर डन एट विच लेक? कैट्स का भी, फिशिंग कैट जो है उनका भी सेंसस करा गया, वो किस लेक पे करा गया? हाँ जी सर। हाँ, हमारे पैदा होने से पहले ये आपका सब कुछ बन चुका था। तो 1972 वाली तो इसीलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि 1972 के टाइम अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट को लेके लोग इतना कंसर्न नहीं थे जितना आज है, बिल्कुल भी नहीं थे। बट उस टाइम भी हमने इसकी शुरुआत कर दी थी, क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे थे अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है सर। चलो, तो इसका आंसर बताओ, कौन सा लेक है? चिली का लेक है, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। Question number 47. Which of the following rivers has recently undergone avulsion, that is change in the course of river flow? अभी एक रिवर है, उसका जो कोर्स है, अगर मान लो वो ऐसे जा रही थी तो अब मान लो ऐसे जाने लगी, तो जो कोर्स है उसका वो क्या हो गया सर, चेंज हो गया, चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर फ्लो। तो अभी कौन से रिवर का चेंज हुआ है? इस प्रोसेस को कहते हैं एवल्सन। हाँ जी सर, 47 का आंसर बताइए। अभी लेख के आंसर आ रहे हैं, इसके आंसर नहीं आ रहे मेरे पास। ठीक है, कोसी, चंबल, कोसी, तुंगभद्रा। तो मतलब सोन को छोड़ के बाकी सब आंसर आप लोगों ने लगाए हैं। खैर, कौन सी रिवर ने जुर्रत करी अपना रास्ता बदलने की? दैट इज योर सोन, ठीक है। कौन सी रिवर है सर? सोन। सोन तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये अगर आप देखोगे तो ये गंगा है, ठीक है। तो गंगा में एक आती गंदगी, एक आती कोसी, और एक आती घाघरा। तो तीन इधर मेन रिवर्स हैं। तो जो कोसी रिवर है ये अगर आप देखोगे तो तिब्बत वाले इलाके से आती है, ठीक है। तिब्बत से आती है, फिर नेपाल होके फिर ये इंडिया में एंटर करती है। और जो सिल्ट और सैंड है, वो इंडिया में अगर कोई रिवर सबसे ज्यादा क्रिएट करती है तो वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पास दूसरा नंबर जो है सिल्ट और सैंड क्रिएट करने का, कैरी करने का, वो है सर किसका? कोसी रिवर सिस्टम। इसको एक और नाम देते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ लेने के लिए, लाने के लिए कौन सी रिवर रेस्पॉन्सिबल है सर? बाढ़ लाने के लिए आपका जो रिवर रिस्पॉन्सिबल है कोसी रिवर, तो सौरो ऑफ बिहार, ठीक है सर। सौरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं? कोसी रिवर सिस्टम को। हाँ जी सर। तो ये मैप आप देख सकते हो, तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया। यहाँ तक कोई डाउट है? इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है?
आंसर इज कोसी, सॉरी सोन नहीं है, सोन नहीं है, आंसर इज कोसी। ठीक है, कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। ठीक है, कोसी सर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, ध्यान रखिएगा कोसी है। ठीक है जी। हाँ, बिहार को दुखी कर देने वाला नदी कोसी नदी, सौरभ बिहार। क्वेश्चन नंबर 48, 90th इंटरपोल जनरल असेंबली विल टेक प्लेस एट विच प्लेस इन अक्टूबर दिस ईयर? मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। 90th इंटरपोल जनरल असेंबली will take place at which place in October this year? मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। हाँ, सोन नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा, माय बैड, उसको कर लीजिएगा कोसी। हाँ, तो अभी जो इंटरपोल की मीटिंग है वो सी लगा रहे हैं, अहमदाबाद नहीं सर, ये इंडिया में ही होने वाली है। ठीक है, और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में होगी। अच्छा, इंटरपोल का नाम तो आपने सुना होगा। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनली इसको क्या कहते हैं? इंटरपोल। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन पे काम करती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन और क्रिमिनल कंट्रोल पे ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? फ्रांस में। ठीक है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? फ्रांस में। तो टेररिज्म से रिलेटेड मुद्दे, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, तो इन सब से कौन डील करता है सर? आपका इंटरपोल। लेकिन ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, इनके अपने कानून नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके हिसाब से चलते हैं। बस ये आपको अरेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो काम है वो आपके देश की पुलिस करेगी। गलती पे गलती कोई बात नहीं, गलती से तो सीखते हैं, इसका मतलब आप सीख बहुत रहे हैं। अब इंटरपोल जनरल असेंबली क्या है? तो जो आपका इंटरपोल बॉडी है उसकी सबसे बड़ी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है आपका इंटरपोल जनरल असेंबली। ठीक है, तो इंडिया में एक बॉडी है सीबीआई। सीबीआई इज द डेजिग्नेटेड नोडल बॉडी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। तो अगर इंटरपोल इंडिया में अगर किसी बॉडी से कोऑर्डिनेट करेगा, किसी से टच करेगा, तो वो कौन सी होगी सर? सीबीआई। तो इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ किससे बात करेंगे सर? सीबीआई से। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया रिसेंटली अचीव द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल 5 months अहेड ऑफ शेड्यूल? देखो, ओवरऑल हमने टारगेट किया था 20% करना बाय 2025। पहले 2030 तक करना था, बाद में हमने इसको चेंज कर दिया। अब जो हमारी डेडलाइन हो गई है 2025, तब तक हमें सर कितना लेके जाना है? 20% लेके जाना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने कितनी ब्लेंडिंग अचीव कर ली है? तो वी हैव जस्ट अचीव 15% ऑफ ब्लेंडिंग। अभी तक हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी अचीव कर ली है? 15% तक। 2025 तक हमें 20% का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पहले इन्होंने बनाया था 2030 तक हमें कंप्लीट करना है 20% ब्लेंडिंग, बट अब हमने इसको घटा के कितना कर दिया? 2025। अब ये आपका जो इथेनॉल है, ये है क्या सर? इथेनॉल किस में मिला रहे हैं? इथेनॉल इज ए बायोफ्यूल, इट इज ए बायोफ्यूल। ये किस में मिल जाएगा सर? पेट्रोल में मिल जाएगा, डीजल में मिल जाएगा। तो उससे होगा क्या? जहां पर पहले हमें 100 ml की मान लो कहीं पर पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी, अब वहां पर हमें सिर्फ 90 ml पेट्रोल चाहिए होगा, बाकी का 10 ml हम उसमें क्या डाल रहे हैं? इथेनॉल डाल रहे हैं। इथेनॉल तो सर घर की खेती है, आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज 10। ठीक है, उसको इजीली क्रिएट कर सकते हो, बट पेट्रोल तो हमें महंगा पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने स्टार्ट की और ये पॉल्यूशन भी कम करता है। तो इसको कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
इन्होंने बायोफ्यूल्स को दो कैटेगरीज में डाल दिया, बेसिक और एडवांस। बेसिक जैसे आपका बायो इथेनॉल, बायो डीजल। एडवांस में जैसे आ जाएंगे आपके सेकंड जनरेशन वाले, इथेनॉल, म्यूनिसिपल वेस्ट। थर्ड जनरेशन में बायोफ्यूल्स, बायो सीएनजी। तो इस तरह से आपने क्या कर रखा है, बेसिक और एडवांस फ्यूल्स को कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है सर। तो अभी हमारा टारगेट कितना है, 20% अचीव करना, बट अभी हमने सर कितना अचीव कर लिया, अरे सर सॉरी, 15% नहीं है, करेक्ट आंसर इज 10%। ठीक है, तो अभी हमने कितना अचीव कर लिया है, 10%। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? 10% है ब्लैंडिंग, ठीक है, 15% नहीं है, ध्यान रखिए, 10% है, वो बाई मिस्टेक मैं 15 बोल गया। ऑलराइट सर, ठीक है। तो अभी क्या है, इतने ही क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर पाया हूँ, बाकी अभी आपके जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 50 अभी और ऐड ऑन करने हैं। तो जब वो ऐड ऑन हो जाएंगे फिर हम उसको फर्दर आपका आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ ना आया हो, लेट मी नो। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। अगर देखिए लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, बाकी लोगों तक इसको शेयर करिए, तब बाकी लोग भी इसको समझ पाए। ठीक है सर, कोई डाउट हो तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें डाउट नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो सर, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर कल तो मेरे ख्याल से मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।